हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर पढ़ रहे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो नीट वाले बच्चों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, टू दी पॉइंट पढ़ा रही हूँ। वन शॉट तो है नहीं, तो पूरा पढ़ा रही हूँ। पूरा पढ़ोगे ना बच्चे तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन आए, टफ क्वेश्चन आए, कहीं से भी उठाए क्वेश्चन आए, सब कुछ कर सकते हो। वन शॉट एग्जाम टाइम में पढ़ा करो। एग्जाम 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे, तो अब वन शॉट पढ़ा करो। जब पूरा साल पढ़ने को है तो पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल काइनेटिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको डेफिनेशन में क्या सिखाया था, काइनेटिक्स में पढ़ना ही क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि अगर हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो हमारी जो रिएक्शन हो रही है ना बच्चे, उसकी स्पीड किन किन बातों पे डिपेंड करती है, उसे हम कहेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे रिएक्शन का स्पीड जो है वो डिपेंड करता हो। सोचो, ऐसे क्या ही पॉइंट हो सकते हैं जिन पे रेट जो है वो डिपेंड करती हो। तो हम कहेंगे देखो, ऐसा पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। मान लो आपसे पूछ ले कि भाई स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड करती, तो तुम कहोगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बेटा अगर है ना, मान लो रिएक्टेंट सब गैस है तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर। आपने पढ़ा था ना, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ गैसियस मिक्सचर या गैसियस रिएक्शन है, इफ गैसियस रिएक्शन, देन कंसंट्रेशन की जगह आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्पीड, रेट, रिएक्शन की स्पीड या रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। और क्या हो सकता है, तो मैं कहूँगी देखो और भी बहुत सारी बातें, लाइक नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड तुम्हारा आयनिक है, कोवलेंट है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड हो सकता है, नेचर ऑफ रिएजेंट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, उस पर भी स्पीड डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे तो भाई सीधा सीधा है, टेम्परेचर पे तो रेट डिपेंड करती ही है, उसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर पे हर हाल में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई टेम्परेचर। और किस पे डिपेंड करेगी बेटा, तो हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, एक बार हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इन पे भी स्पीड का लेना देना है, इन पे भी स्पीड डिपेंड करती। ठीक है, और तो हम कहेंगे लाइट, है ना, और लाइट ना लिख के तुम रेडिएशन लिख दो, एक ही बात है। तो रेडिएशन तो हम कहेंगे हाँ, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को तो फोटॉन्स चाहिए, तो रेडिएशन और लाइट पे सीधा सीधा डिपेंड करेगी। ठीक है, और तो हम कहेंगे मीडियम, है ना, मीडियम ऑफ रिएक्शन। मतलब कि आपकी आयोनिक रिएक्शन है कि आपकी कोवलेंट रिएक्शन हैं, उसके हिसाब से मीडियम हमें पोलर चाहिए कि नॉन पोलर चाहिए। तो ऐसे तो पीएच भी हो सकता था, तो बिल्कुल पीएच पे भी डिपेंड करेगा, है ना। कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, कुछ बेसिक मीडियम में होती है, किसी को सिंपल कोई मीडियम नहीं चाहिए, पीएच 7 पे काम कर लेती है, तो पीएच ऑफ द रिएक्शन भी हो सकता है, पीएच ऑफ द मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगी। इनहिबिटर जो रिएक्शन को रोकता है ना, तो आपने इनहिबिटर डाल दिया तो रिएक्शन रुक जाएगी, उसमें क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, हम खास फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात समझ में आ गया। काइनेटिक्स का तो डेफिनेशन ही क्या था, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या था, तो हम कहेंगे भाई ऐसे केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हमें क्या पढ़ना था, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हमें सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इनको डिटेल में पढ़े। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को कैसे अफेक्ट करता है, तो हम कहेंगे देखो
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। गुल्डबर्ग और वैगे का एक रूल है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बताया था, दो तरह की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अभी भी आएगा। तो एलिमेंट्री मतलब सरल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन। अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे तो भाई एलिमेंट्री रिएक्शन में सीधा सीधा हिसाब है कि रिएक्शन की स्पीड उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मास मतलब मोलर कंसेंट्रेशन ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब, तो इसका तो साफ मतलब है कि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बढ़ा दो। क्या बेटा, अगर रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ज्यादा लोगे तो रेट ज्यादा ही होगी, स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, है ना। जैसे आग लग जाती है ना कहीं पे, तो जलने वाला सामान ज्यादा होता है तो आग फटाफट फैलती है, और जलने वाला सामान होता ही नहीं है तो आग कैसे फैलेगी, धीरे फैलती है। तो रिएक्टेंट ज्यादा है कि नहीं है, कम चीज को जलाना है कि ज्यादा को जलाना है, ज्यादा जलाओगे तो फिर वो फैलेगी, तेज होगी, और कम चीज को जलाना है तो स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो रहती है। तो पहला जो फैक्टर था बेटा वो था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन की जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करती है, हम कहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट का नेचर, प्रोडक्ट का नेचर। चलो मेन तो अपन को रिएक्टेंट ही पढ़ना है, प्रोडक्ट मान लो क्या होता है कि प्रोडक्ट में ना बाय प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, चलो मैं बताती हूँ कैसे। चलो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस करते हैं पहले, है ना। देखो एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रही हूँ, आयनिक की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आयनिक तो वैसे ही फास्ट होती है ना, आयनिक में तो आयंस बनते हैं। उसके अलावा कोई रिएक्शन होगी तो मैं कहूँगी उसके अलावा अगर कोई रिएक्शन होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है भाई। एक केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये भी ठीक है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। एक केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब तो भाई मान लो सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, तो ट्रिपल को तोड़ने में तो बहुत जोर रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की तो बहुत ज्यादा होगी, डबल की कम होगी, सिंगल की और कम होगी। तो अगर मैं तुम्हें कहूंगी ऐसा करो, NO को ऑक्सीडाइज करो, NO2 बनाना है, तो हम कहेंगे अच्छा NO को ऑक्सीडाइज करना है, NO2 बनाना है, तो हम क्या देखते हैं, तो फास्ट है, ये रिएक्शन तो फटाफट हो जाती है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं कहूँ नहीं CO को ऑक्सीडाइज करो और CO2 बनाना है, तो तुम कहोगे तो स्लो है, ऐसा क्यों। तो देखो अगर NO को ऑक्सीडाइज करेंगे ना बेटा, तो NO में क्या है, तो मैं कहूँगी N डबल बॉन्ड O है, और CO में क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O है। तो यहाँ ज़्यादा बॉन्ड है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये स्लो है। कंपैरेटिवली क्या है, दो ही बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो मैं कहूँगी दो बॉन्ड तो कम टाइम में टूटेगा, तीन है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये फास्ट हो गई, ये स्लो हो गई, है ना। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट पे कैसे कि भाई मान लो आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, रिवर्सिबल इक्वेशन है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में, कंटेनर खोल दिया आपने तो उड़ता जाएगा, तो रिएक्शन फटाफट क्या चलेगी, आगे आगे चलेगी, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि भाई एक बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में तो उड़ गया, ठीक है, दूसरा बाई प्रोडक्ट है जो पीपीटी फॉर्म में तो जम गया, तो प्योर प्रोडक्ट मिल गया। हालांकि उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उस रिएक्शन को जरूर अफेक्ट करता है कि भाई ये रिएक्शन बेस्ट है, तो हम कहेंगे हाँ प्रोडक्ट की नेचर भी रिएक्शन को अफेक्ट करती है, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट नहीं करती है। क्लियर। तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे प्रोडक्ट की नेचर का क्या लेना देना है। तो ठीक है, ओनली नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। वे हम आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और प्रोडक्ट की नेचर और पूछे तो हम कहेंगे देखो कई बार क्या होता है कि ना रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है तो
अब यार ये क्या मुसीबत है, अब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो फिर तो आगे ही भागेगी ना, और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो पीछे ही रहेगी ना। तो डिपेंड कई बार क्या होता है कि भाई ये इससे टकराएगा, ए से बी मिलेगा, सी बन रहा है, और सी बन गया तो बैक साइड जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सी की स्टेबिलिटी और ए और बी से ज़्यादा है ना। तो रिएक्शन दौड़ेगी कि भाई मुझे तो आगे बनना है। हर सिस्टम क्या करता है केमिस्ट्री में, हर सिस्टम क्या चाहता है ना, कि मैं स्टेबिलिटी अचीव करूँ। अब स्टेबिलिटी अचीव करूँ और स्टेबिलिटी के लिए मुझे फॉरवर्ड जाना है, तो इनको टकराने से मुझे स्टेबिलिटी अचीव होती है, तो ए और बी टकराएंगे, तेजी से टकराएंगे। तो गायब भी नहीं करती हूँ, चलो लिख ही देती हूँ कि वहाँ कई बार काम आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई झंझट वाली बात नहीं है, आइडिया होना चाहिए कि ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। उनका नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो भी आपकी स्पीड को डिसाइड करेगा। फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कि आयनिक रिएक्शन है, उससे भी फर्क पड़ेगा। भाई आयनिक रिएक्शन है तो तेज करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर है तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो टाइम तो लगेगा। तो डिपेंड करता है ना। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड फैक्टर क्या कहता है भाई, टेम्परेचर। तो बेटा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जनरल बात करें तो भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। टेम्परेचर का सीधा सीधा संबंध किससे, काइनेटिक एनर्जी से। कोई भी चीज को गर्म करो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको एनर्जी मिली, अब तो उछलना है मतलब मूव करना है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपस में टकराते थे वो टकरे ज्यादा हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कॉलिजन थियरी कि रिएक्शन होती कॉलिजन के थ्रू है। अगर ए बी से जाके नहीं टकराएगा तो रिएक्शन होगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़नी। अब कॉलिजन थियरी में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सारी कॉलिजन्स काम की नहीं है ना, हेड टू हेड कॉलिजन हुआ है ना, बिल्कुल सही दिशा में जाके टकराया तब तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अब बी तो आपका यूं है ना, ए आके यूं टकरा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं, ये अलग आगे निकलिए, है ना। बिल्कुल हेड टू हेड है ना, ए के सिर से ए टकराया, बी के पावर से पैर टकराया, तब जाके एक इंटरमीडिएट स्पीशीज आएगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, लेकिन हाँ चलो कॉलेजेस बढ़ेंगी ना, चांसेस तो बढ़ेंगे ना, तो हम कहेंगे हाँ चांसेस बढ़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं ना। सिमिलरली कॉलेजेस ज़्यादा होगी तो स्पीड बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। जो पहले सुस्त थे ना वो बढ़ जाएंगे कि यार एनर्जी तो मिली है ना, एनर्जी ड्रिंक पिलाओगे किसी को तो एनर्जी तो मिली है ना, तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। अब इस वजह से तो रेट बढ़ना बिल्कुल जायज़ है, तो हम कहेंगे हाँ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इन शॉर्ट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है, उसमें कोई चीज़ की मनाही नहीं है। तो बढ़िया, रिएक्शन की स्पीड सीधा टेम्परेचर से रिलेट तो करती है। आगे अरेनियस थ्योरी में भी पढ़ेंगे। अब चलो वो भी डिस्कस कर लिया कि हाँ ठीक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ कैसे रिलेट करें, तो देखो मान लो कि मेरे पास रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर। अब ये तो नहीं पूछोगे ना कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, क्या बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ना बेटा कांस्टेंट आएगा ना, रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या लिखोगे रिएक्टेंट। ठीक है, अब के क्या है, तो भाई के रेट कांस्टेंट है ना। अब रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्पीड तो ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट तो ज्यादा ही होगी। अब ये वही कह रहा है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है ना वो सीधा टेम्परेचर को पकड़ेगा। मान लो रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर, वो के टी है, और तो भाई रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 टेम्परेचर, तो वो के टी प्लस 10 है। ठीक है भाई, टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के टी है, टी प्लस 10 पे रेट कांस्टेंट कितना है, के टी प्लस 10 है। तो भाई सीधी और साफ सुथरी बात है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हो, है ना, व्हेन टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री,
ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड नहीं, सिर्फ 10 डिग्री से बढ़ाया है, तो टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री, रेट जो है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कितनी होगी, तो तुम कहोगे या तो 2 टाइम्स हो जाएगी या 3 टाइम्स हो जाएगी। सीधी और साफ बात है। कभी भी कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री से बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाती है या 3 गुना हो जाती है। अब ये क्या नई चीज है, तो देखो मैंने आपको लिख के दिया कि रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर कितना है, KT, और KT + 10 कितना है, तो KT + 10 होगी। तो मेरा ये कहना है कि KT + 10 जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया अपॉन KT की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी, है ना बेटा। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मेरे पास है ना KT + 10 डिवाइड बाय KT, इसको मैं बोलूंगी टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बच्चे समझे, सवाल बनेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, मतलब हर 10 डिग्री पे स्पीड दुगनी हो रही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब हर 10 डिग्री के टेम्परेचर राइज में स्पीड 3 गुना हो रही है। आई बात समझ में, है ना। वापस सुनो, अगर मैं कोई रिएक्शन में मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी मिक्सचर की बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच में होने वाली कोलिजन्स, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो पहले सुस्त थे, जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे या उनके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं थी, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बढ़ जाता है। अब एक्टिव मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए, तो स्पीड बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फाउंड किया है कि भाई अगर हम सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, तो स्पीड या तो डबल हो जाती है या 3 गुना हो जाती है। तो आपका रेट कांस्टेंट KT टेम्परेचर पे KT है, 10 डिग्री बढ़ाने के बाद KT + 10 है, तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 2 और 3। तो KT + 10 अपॉन KT को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अरे क्या है, थियरी है? नहीं, इस थियरी पे 2011 में AIEEE में, जिसे आप JEE मेंस कहते हो, है ना, उसमें सवाल आ चुका है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर if the temperature is raised by 50 degree centigrade, the rate of reaction increase by about। मतलब आप कह रहे हो हर 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती, मतलब कोफिशिएंट तो 2 है ना। अब आपने टेम्परेचर राइज किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया, 10 तो था ही, ठीक है ना। आपने क्या किया कि जो भी आपका टेम्परेचर था आपने उसमें 50 ऐड कर दिया, मतलब 10-10 करके 5 बार बढ़ाया, तो 2-2 करके 5 बार बढ़ेगी, है ना। मतलब हर 10 डिग्री पे क्या होती है, दुगनी। तो पहला जब 10 बढ़ाया तो स्पीड डबल, फिर 10 बढ़ाया तो 2 × 2 4, फिर 10 बढ़ाया तो 4 × 8, फिर 10 बढ़ाया तो 12, और फिर 5वीं बार बढ़ा दो। 12 क्या मतलब जो भी आपका 8 और 16 है, जो भी है ऐसे, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लिखोगे रेट जो नहीं होगी दैट विल बी 2 की पावर ΔT/10। अब ΔT/10 क्यों, तो मैं कहूंगी देखो ΔT आपने टेम्परेचर 10-10 करके बढ़ाया, है ना। तो हम कहेंगे हाँ, तो 10 से इसलिए डिवाइड कर रहे हो क्योंकि 10-10 करके बढ़ाओगे तो 5 बार ही तो बढ़ाओगे। 10-10 करके बढ़ाया, मैं 10 से 100 लेगी, ठीक है। तो पहले 10 था फिर 100 लेगी, तो 10 से 100 एकदम से तो नहीं लेगी, हर 10 डिग्री में, है ना, हर 10 पे डबल होती है, तो 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो 10 से 100 लेगी, मतलब मैंने 9 बार टेम्परेचर को बढ़ाया 10-10 करके, है ना। तो यहाँ तो ये कह रहा है 50 डिग्री का टेम्परेचर को मैंने 50 से बढ़ा दिया सीधा, तो ठीक है 50 से बढ़ा दिया, यानी कि आपने 50 से बढ़ाया तो 10-10 करके 5 बार बढ़ाया होगा, तो 2 की पावर 5 कर लो, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 और 16 × 32 टाइम्स। सही है ना भाई, 32, ठीक है, 32 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर है?
कोई डाउट नहीं, समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो हम कहेंगे हाँ सिंपल है, चलो क्या ही दिक्कत है, थ्योरी पे क्वेश्चन बन गया हमारा, और क्वेश्चन भी जेईई में आ चुका है, बोर्ड्स में भी आते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, और क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन, अगर एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 से 100 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ, देखो पहले 10 था तो तुमने सीधा 100 नहीं किया, पहले 10 से 20 किया है, तो स्पीड कितनी होगी? तो तुम कहोगे डबल। ठीक है, इसने इसको देना चाहिए था यहाँ पे रेट कोफिशिएंट इज 2, क्योंकि तुम्हें लगेगा ना रेट कोफिशिएंट तो 3 भी हो सकता था, तो मेरे पास है रेट कोफिशिएंट इज 2। ठीक है, यानी हर 10 डिग्री पे आप डबल चल रहे हो, तो 10 से 20 में डबल। अब बेटा 20 से 30 में तो डबल का भी डबल यानी पावर 2, तो 30 से 40 में है ना, तो उसकी भी पावर, इसका भी डबल, मल्टीप्लाई विद 2 मतलब पावर में ऐड करते चलो। फिर तो 40 से 50 में, फिर 50 से 60 में, फिर तो हम कहेंगे 60 से 70, भाई ऐसे तो आप पहुंच भी गए है ना, 70 से 80, फिर 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, तो कितनी बार बढ़ाया? 10 से 100, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है ना, 5 बार 6 बार 7 बार 8 टाइम्स 2 की पावर 9 टाइम्स। आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 9 टाइम्स। ठीक है, यानी 2 4 8 16। ठीक है, 16 के बाद तो हम कहेंगे 32 64 128, 128 के बाद कितना? 128 का डबल 256 और 256 का डबल 512 512। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 512 टाइम्स। ठीक है, अब आप करेंगे तो लेंदी प्रोसेस है, तो मैंने आपको बताया ना नई रेट क्या होगी? 2 की पावर डेल्टा टी बाय 10। आप 10 से 100 ले गए, मतलब आपने 90 का चेंज किया और 10-10 करके किया, तो आप 9 बार बढ़े हो, तो 2 की पावर 9 टाइम्स आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? तो पहला फैक्टर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा क्या था? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीसरा क्या था? तो हम कहेंगे टेम्परेचर। ओके है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आ गया उसमें। नेक्स्ट क्या फैक्टर है भाई? तो नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो यहां भी आपको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन आपकी आगे बढ़ रही है और एनर्जी, तो बेटा रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसे नहीं रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, रिएक्टेंट को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैरियर है ये, है ना, मतलब आप मान लो अभी 12th में हो, आपको 13th में जाना है ना, या आप 13th में हो, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो और आपको आईआईटी कॉलेज में जाना है, तो सबके लिए हमने एक बैरियर डिसाइड कर रखा है। आप जहाँ पे भी हो आप यहाँ पहुँच जाओ, आप एक कट ऑफ क्लियर कर लो, आ जाओगे आगे। और कट ऑफ क्लियर नहीं करे, यहाँ पहुँचे तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वापस उसी जगह पहुँचोगे जहाँ थे, है ना। तो जिंदगी में हर घटना बाद में होती है, केमिस्ट्री में पहले होती है। तो आप चाहते हो मैं आर हूँ पी बन जाऊँ, रिएक्टेंट हूँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ, है ना। बहुत पढ़ लिया साइंस ली, तब से ही पढ़े जा रहा हूँ, अब तो कुछ शांति के पल हो, अब तो कॉलेज आ जाए, कुछ एक लाइन तो मिल जाए, एक डायरेक्शन तो मिल जाए, तो बिल्कुल आप एक कट ऑफ क्लियर कर लो, मिल जाएगा। तो ये रिएक्टेंट है, इसको इतनी एनर्जी तो मुझे देनी पड़ेगी कि भाई ये यहाँ पहुँचे, इसके बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ये एनर्जी जो होती है ना बेटा, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये एनर्जी क्या थी? तो हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड एनर्जी, सप्लाई की गई एनर्जी, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो पाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या ही कर लेगा,
तो हम कहेंगे देखो सेम ग्राफ हम वापस बनाते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में। तो कैटलिस्ट जो है आपके रिएक्टेंट को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। आपको पता है ये इतना मुझे पार करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलना है। हमें क्लियर तो था कि भाई हाँ मेरे रिएक्टेंट हैं, हमें प्रोडक्ट बनना है और ये इतना हमें क्रॉस करना है, ठीक है ना। कैटलिस्ट का तो काम ही क्या है, आपकी मदद करना। जनरली मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रही हूँ। देखो कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं, तो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, है ना। मैं ऑल्टर करके मतलब मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ, मैं स्पीड बढ़ा दूँ। तो कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन को दूसरी दिशा प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन बदल देता है। डायरेक्शन मतलब यूं नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड थी तो बैकवर्ड आ जाएगी, ऐसे नहीं, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है कि पहले ए से बी टकरा रहा था, सी बन रहा था, स्पीड बहुत धीरे थी, तो क्या होगी, ए से बी टकराई ना, ए पहले जाके कैटलिस्ट से टकराए, फिर वो कैटलिस्ट जो है बी से टकराए और फिर सी बन जाए। पॉसिबल, मीडिएटर है ना, हो सकता है ऐसा काम। मैं किसी से डायरेक्ट बात करने में कतरा रही हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर नहीं पा रही हूँ और मैं अपनी बात कह ही नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ, तो क्या होगी, इंटरमीडिएट मिल जाए, है ना, वो मेरी बात सुन ले और सामने वाले को मेरी बात पहुंचा दे, और जो डिसीजन डायरेक्ट नहीं आ पा रहा था वो इंटरमीडिएट के थ्रू आ जाए, तो पॉसिबल है ना। तो वही तो काम कर रहा है ये क्या कर रहा है, आपकी रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, एक नई दिशा दे देता है कि भाई हाँ ठीक है तुमसे डायरेक्ट काम नहीं हो रहा, तो मैं आपका ये बैरियर कम कर देता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ग्राफ है बच्चों, स्कूल एग्जाम्स में तो ये सवाल पूछा जाएगा कि कैटलिस्ट आपकी मदद कैसे करता है, तो तुम कहोगे देखो बिना कैटलिस्ट तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट ने हमारा इस बैरियर को तोड़ दिया है, कम कर दिया, तोड़ा तो नहीं है, कम कर दिया है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है आपको, है ना। तो कैटलिस्ट ने क्या किया बेटा, तो हम कहेंगे इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दी। पहले जो हमारी सप्लाई थी, है ना, पहले हमारा कट ऑफ था कि भाई हाँ नीट तो वही बच्चा क्लियर करेगा जिसके 700 मार्क्स है, इस साल तो यही हालत है कि 700 मार्क्स है ना, 680 है चलो लास्ट, तो फिर हम कहेंगे नहीं, अब वापस तुम्हारे जो भी झमेला हुआ, जो भी फाइनल डिसीजन हुआ, थोड़ी सी मार्किंग डाउन आ गई कि चलो 650 वाले को भी थोड़ा कुछ तो मिल ही जाएगा, तो ठीक है, आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, आपके बैरियर को कम कर दिया। बैरियर को कम कर दिया तो ज़्यादा बच्चे क्या हो गए, कूद के उधर चले जाएंगे, नहीं तो 650 वाला तो रो ही रहा था, अब हो गएगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं कम से कम इन तो हुआ, नहीं तो मैं तो आउट था, है ना। तो कैटलिस्ट का काम समझ गए ना बच्चे, कैटलिस्ट नई दिशा देता है आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट provides an alternate path, to reaction by decreasing energy of activation। कैटलिस्ट का सीधा सीधा काम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करना, कम करना। ये आपके बैरियर को कम कर देता है बेटा, और बैरियर कम करते ही जंप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कूद के उधर चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या बताना है, तो इन शॉर्ट आपको लिखना है कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हर बार डिक्रीजेस कोई गारंटी नहीं है, ऑल्टर करना, कम कर दिया तो ज़्यादा लोग कूद जाएंगे, और बढ़ा दिया तो जो पहले जा रहे थे वो भी नहीं जाएंगे। तो कैटलिस्ट का तो काम पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड अप भी करता है, स्पीड डाउन भी करता है, बट जनरल हम बात करते हैं कि नहीं, जनरली कैटलिस्ट का काम है स्पीड अप करना। आई बात समझ में। तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा रहा है। यहां मैं बात कर रही हूं सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट की, है ना, उसी को ही हम काम में ले रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, सिर्फ मैं उसी की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा समझाया हुआ है कि भाई हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा, आपका फायदा कर देगा, ठीक है। क्या ही दिक्कत है, समझ में आ रही है बात मेरी, क्लियर। तो लाइक कर देना बच्चों, है ना, फिर भूल जाते हो लास्ट में, लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट देखो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। मान लो कि भाई गैसियस है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, लिक्विड है तब भी चलो फिक्स है उसका वॉल्यूम, तो
लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड को तो मैं कूट पीस के पाउडर बना सकती हूँ ना, लिक्विड होता तो मैं क्या कर लेती, और गैस होता तो मैं क्या कर लेती। अगर रिएक्शन मान लो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिसिपेट कर रहा है, या मुझे जिंक मेटल लेना है, आयरन मेटल लेना है, तो मैं उसकी पिल्स ले, ग्रेन्युलर फॉर्म ले, पाउडर फॉर्म ले, डिपेंड है ना। तो सॉलिड रिएक्टेंट, तो बेटा सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा क्या? सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया समझे ना, कितनी जगह घेरता है। सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितनी बड़ी सरफेस होगी उसकी कांटेक्ट साइट्स उतनी ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कांटेक्ट साइट्स है ना, जहां से वो रिएक्ट करता है, तो भी कांटेक्ट साइट्स बढ़ जाएंगी, और कांटेक्ट साइट्स बढ़ गई बेटा तो फिर सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। इन शॉर्ट सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो कि ना आपको एक पेट्रोल की बोतल है, इसमें तीली लगानी, और ये वो बोतल जो है पूरी फैला दी, अब तीली लगानी, तो वो पूरी एक साथ है ना, जो आपने फैलाई है। आपने इंस्टाग्राम में बच्चों के रील्स देखी होंगी आजकल, है ना, बॉयज क्या कर दिया, पेट्रोल की पूरी बोतल फैला दी और तीली लगा दी, तो पूरी एक साथ जली। जबकि अगर आपने ऐसे कंटेनर फॉर्म में थी तो आपने तीली लगाई तो ब्लास्ट तो तब भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, वहां ज्यादा, क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस जो एक साथ रिएक्ट कर रही तो ज्यादा आग लगेगी, यहाँ थोड़ा कम है। तो डिपेंड करता है आप सरफेस कितनी बड़ी लेते हो। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, सीधी सी बात है ना। तो जब भी आप पाउडर फॉर्म में कंपाउंड को लेोगे एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर आप पाउडर फॉर्म लेोगे किसी भी रिएक्टेंट का, सवाल बन सकता है ना, अगर कोई भी रिएक्टेंट का पाउडर फॉर्म लेोगे, पाउडर फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड रिएक्टेंट है ना, इज मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है मेरी? कोई भी कंपाउंड का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, पार्टिकल्स है, अगर मैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो वो तेजी से रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, स्पीडली रैपिडली रिएक्शन करेगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक आता है आपका, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो हम कहेंगे चलो सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है, बढ़िया ही बात है। नेक्स्ट, तो नेचर ऑफ मीडियम। अब नेचर ऑफ मीडियम कैसे? तो देखो, एक तो होती है आयोनिक रिएक्शन, एक होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आयोनिक रिएक्शन प्लस माइनस, तो मीडियम भी प्लस माइनस ले लो, शांति हो जाएगी थोड़ी। तो हम कहेंगे ठीक है, तो आप सीधी सी बात कर लो, आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर। अगर आयोनिक रिएक्शन है तो बेटा आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर इन पोलर मीडियम, है ना। इनकी जो स्पीड मिलेगी ना हमें, वो तो पोलर मीडियम में ही तेज आएगी, बड़ी। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो भाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस प्रोसीड इन नॉन पोलर मीडियम, हमें तो जरूरत ही नहीं है, प्रोसीड्स इन नॉन पोलर मीडियम, हमें जरूरत ही नहीं मीडियम मतलब पोलर की, क्यों ही लाओ, नॉन पोलर है ना। भाई ब्रोमीन घोलना है तो CCl4 में घोल दो, है ना बेटा, ब्रोमीन घोलना है तो CCl4 में घोल दो, क्या ही टेंशन है, घुल जाएगी। ब्रोमीन भी नॉन पोलर, CCl भी नॉन पोलर, आराम से मिक्स होगा तो ही तो रिएक्ट करेगा, मिक्स ही नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो अगर आयनिक है, नमक घोलना है तो फिर पानी लो, लेकिन ब्रोमीन घोलना है तो CCl4 लो, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, तो लाइक प्रोसीड्स इन लाइक, उसी में ही वो चलेगा। तो मीडियम भी ले देखिए अफेक्ट तो करता ही है, ठीक है। और कौन सा फैक्टर है? तो आपके पास है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कैसे? तो देखो, कुछ रिएक्शन ऐसी है बेटा जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, बिना सनलाइट के तो हम काम नहीं चला सकते, कोई भी सनलाइट हो, सोडियम लैंप हो, मतलब लाइट तो चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, दोज केमिकल reactions which proceed in presence of light, which proceeds in presence of light। ठीक है भाई, आपकी ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में हुई उसे हमने कह दिया फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इनमें होता क्या है, तो बेटा इनमें रिएक्टेंट जो है वो फोटोन से एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट आएगी तो मिला क्या, तो लाइट का पार्टिकल, और लाइट का पार्टिकल क्या है, फोटोन। तो इन रिएक्शंस में, इन सच रिएक्शंस, in such reactions reactant molecules absorb energy from photons, photons ही चुरा लेते हैं, है ना, absorbs energy of photons, photons की एनर्जी इन्होंने चुरा ली, and becomes excited, ठीक है। अब कोई एक्साइटेड स्टेट में है ना, तो उससे भिड़ना ही नहीं होता है ना। जैसे मान लो कोई क्या होता है, कोई आदमी ड्रिंक किया हुआ है तो सब बनाया जैसे दूर रहो, है ना, या किसी ने डोपिंग कर रखी है, अफीम खा रखा है, कुछ और इस तरह का नशीला पदार्थ ले रखा है, तो वो एक्साइटेड फॉर्म में है, मतलब उसका जो सब माइंड है ना, कॉन्शियस जो माइंड है उसका, वो उसके बस में ही नहीं है ना। तो और फिजिकल पावर भी बढ़ जाती, तो आपको पता ओलंपिक गेम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसमें है ना मना होता है, डोपिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होता है, बार बार होता है कि अगर डोपिंग हो गई तो फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाती। अब बढ़ जाती है, दिमाग उतना अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़, ये लाइट से एनर्जी चुरा रहा है, वो नशीले पदार्थों से एनर्जी चुरा रहा है, ये लाइट से चुरा रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो इससे तो भिड़ना ही नहीं है ना। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी चुराई इन्होंने। तो मैंने आपको सिखाया था फोटोसिंथेसिस नैनो सेकेंड में होता है। अरे भाई फोटोसिंथेसिस बेचारे पौधे इतना तेज काम कर रहे हैं कि हाँ, हमारा तो खाना पचने में 3 घंटे लग जाते, और वो फोटोसिंथेसिस है वो बना ही रहे, नैनो सेकेंड्स के अंदर पलक झपकते ही उनका खाना तैयार है, और हमारा तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो समझ गए, क्योंकि वो लाइट से एनर्जी चुरा रहे हैं, हम उनसे एनर्जी ले रहे हैं, तो फर्क है ना, इसलिए। ठीक है, तो रेडिएशंस का भी इफेक्ट है। कौन सी रिएक्शंस को रेडिएशन इफेक्ट करता है, तो हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपके कोर्स में कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बनेगा, लेकिन बिना लाइट तो आप नहीं कर सकते। और तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी बिना लाइट के होना पॉसिबल नहीं है। तो रेडिएशंस भी ले देके रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना ये। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूं जो नीट में पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो ये आपका 2019 का सवाल है, कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। N2 + 3H2 gives 2NH3, करेक्ट ऑप्शन दे दो। मेरा वेट कर रहे हो कि खुद ही कर रहे हो, बताओ कर लोगे, कितनी बार सिखाया है ना। N2 की रिएक्शन H2 से कराओ, आंसर क्या है 2NH3, तो सिखाया मैंने आपको, सब गैस ही है वैसे। रेट निकालो, तो बेटा रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा दिया करो, -dN2/dt, फिर ये 3 है तो -1/3 dH2/dt, और वो 2 है तो 1/2 dNH3/dt। ठीक है, अब देखो क्या सेट होता है, 3DH2, 3 तो यहाँ है नहीं भाई, और कहीं से आना भी नहीं है, फिर 1/3 DH2 माइनस में, हाँ 1/2 dNH3/dt, ये तो ठीक लग रहा है, और dN2/dt ट्वाइस, तो ट्वाइस तो नहीं दिख रहा, 1/2 दिख रहा है, और -dN2/dt 1/2 dNH3/dt, तो ये भी ठीक लग रहा है ना। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ये तो घट रहा है, इसका साइन नेगेटिव, तो हाँ नेगेटिव तो है, ठीक है। और अमोनिया 1/2 dNH3/dt, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। यहाँ ट्वाइस तो बनेगा नहीं, अच्छा यहाँ ये माइनस दे रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, ये माइनस क्यों दे रखा है, ये तो प्रोडक्ट है, नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या करेक्ट बैठ रहा है, तो मैं कहूँगी 4th आंसर करेक्ट है। सोचो ही क्या, सिंपल है ना। अब इतने सरल सवाल पूछेंगे तो फिर परसेंटेज तो हाई जाएगी ना, रैंक हाई जाएगी भाई, इसमें क्या है, कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस N2O5 गिव्स 4NO2 + O2, ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है ना। इसमें क्या दिया है, कैन बी रिटन इन 3 ways,
ठीक है, माइनस dN2O5/dt इतना, dNO2/dt इतना और dO2/dt इतना। ठीक है भाई, सारी बातें आ गई हमारे पास। आप तो इन K1, K' और K" में रिलेशन बता दो। ठीक है भाई, K' और K" में रिलेशन बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। ये भी आपका मेंस 2011, ठीक है, ये मेंस 2011 का सवाल है, ये मेडिकल में पूछा हुआ एक बार। देखो हम क्या करें, इसको तो हम बाद में काम में लेंगे। मैं तो अपने हिसाब से लिखती हूँ रेट इक्वल्स टू, क्या लिखूँ, पहले तो माइनस लिख दूँ, N2O5 रिएक्टेंट है, घटेगा, 2 है तो मैं तो 1 मोल पे बात करती हूँ, ये 2 पे कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। फिर तो मैं कहूँगी dN2O5/dt, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये बन रहा है 1/4 dNO2/dt, ठीक है, और ये भी बन रहा है तो dO2/dt, ठीक है, क्या परेशानी। अब dN2O5/dt, ये रहा, माइनस का dN2O5/dt की जगह मुझे KN2O5 लिख देना चाहिए, तो मैं 1/2 तो रख रही हूं और यहां मैंने लिख दिया KN2O5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, dNO2/dt की जगह मुझे K'(N2O5) लिख देना चाहिए और 1/4 तो यूं ही रहेगा, तो ठीक है भाई, मैंने लिख दिया K'(N2O5) और dO2/dt की जगह मुझे K'(N2O5) लिख देना चाहिए, ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हो वैसा लिख रहे हैं, K'(N2O5). अब सब में ही N2O5 है तो मैं हटा देती हूँ N2O5, है ना, इसकी वैल्यू 1 मान के मैं सबको हटा देती हूँ। अब तो देखो ये तो आ रहा है मेरे पास हाफ K इक्वल्स टू 1/4 K' इक्वल्स टू K'। अब इन सबको मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर लूं ताकि कम से कम ये तो 1 बने, और ये 1 बनेगा ना तो सब 1 से ज्यादा बनेंगे। सबसे जो छोटा हो ना कम से कम उसको 1 बनाने की कोशिश किया करो, तो हम कहेंगे ठीक है। अगर मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो 4K" है ना, ये सिर्फ K' है और ये 2K है, ठीक है। तो K' की वैल्यू 2K है, ये रहा, K' की वैल्यू 2K है, तो सब में है क्या, चौथे में नहीं है, तो चलो चौथा तो गलत हुआ। अब K', ये रहा, K' की वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूंगी देखो 2K इक्वल्स टू 4K', तो K', K का आधा है, K', K का आधा है, बराबर तो नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। K', 2K डबल है क्या, तो डबल कैसे, इसका 2K और ये 4K बराबर है ना, तो भाई इसका 2K इसका 4K बराबर है, तो इसको 4 को नीचे ले जाओ, तो ये K का आधा हो गया ना बेटा, तो हम कहेंगे हाँ, तो K', K का क्या है, आधा है, तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल जो है PYQ है, एग्जाम में आ चुका है। बोलो समझ में आ गया। पहले आप अपनी सिंपल इक्वेशन बना दो रेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। फिर सारे dN2O5/dt की जगह क्या दिया है, dNO2/dt की जगह क्या दिया है, फिर dO2/dt की जगह क्या दिया है, फिर N2O5 सारे 1 मान के हटा दो या बराबर है सारे हटा के, और फिर इनको रिलेट कर दो, इसमें क्या है, क्लियर है। तो ये इसका आंसर बन गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, उन पे बेस्ड PYQs, उन पे बेस्ड NCERT के क्वेश्चन, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, सब टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन LSS तो याद रखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो LSS जरूर करना है, कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा तो आपकी हेल्प हुई, आपने किसी के साथ शेयर किया तो वो भी मुझे बताना कि मैडम मैंने इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नई समस्याओं के साथ, उनके समाधान के साथ, है ना, तो नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।